हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। आप लोगों को पता है कि मैं कक्षा 10वीं विज्ञान की अध्याय टू अध्याय आप लोगों को अच्छी तरह नोट्स बना के समझाता हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे मैं जिस भी अध्याय का वीडियो डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन। आखिर कार्बन क्या होता है। चलिए, पृथ्वी पर जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या अन्य कोई रासायनिक तत्व उपस्थित हैं, वैसे ही कार्बन उपस्थित है। कार्बन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यह पृथ्वी पर शुद्ध या लगभग पूर्ण शुद्ध रूपों में पाया जाता है और कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक C है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आखिर कार्बन है क्या। चलिए अब समझते हैं कि कार्बन है क्या। जैसे हमारी ये प्रकृति है, पृथ्वी है, इस पर और भी ग्रह हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या अन्य कोई भी रासायनिक तत्व पहले से उपस्थित है। उसकी अपेक्षा कार्बन बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर उपस्थित है। जैसे कि अपनी ऑक्सीजन है, वैसे वैसे ही कार्बन भी अपनी पृथ्वी पर, और ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। यह पृथ्वी पे या तो शुद्ध या लगभग पूर्ण रूपों में शुद्ध पाई जाती है। और कार्बन, ये तो आप लोगों ने धातु अधातु में पढ़ ही लिया है कि कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक C है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। आप लोगों को ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने योग्य हैं। जिसका प्रतीक C होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हीरा, ये भी मैंने आपको धातु अधातु में पढ़ाया था कि हीरा भी अधातु है। जैसे कि ग्रेफाइट, ये भी अधातु है। कोयला, ये भी अधातु है। अब देखिए कार्बन को आप, वहां तो कार्बन अधातु है जो एक हथौड़े की छोटी सी चोट से ही टूटकर चूर्ण बन जाता है। और दूसरी तरफ अपवाद देखिए उसका, कार्बन में जो हीरा है, यह प्रकृति में सबसे कठोर तत्व है, जबकि है अधातु। तो ये प्रकृति है, इसको कोई नहीं समझ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नोट, लेकिन अणु बनाने के लिए यह अन्य तत्वों से भी मिल जाता है। यहाँ लिखा है कि शुद्ध या लगभग पूर्ण शुद्ध रूप में पाया जाता है, लेकिन अणु बनाने के लिए यह अन्य तत्वों से भी मिल सकते हैं। चलिए ये देखिए, ये है अपना हीरा, ये कोयला और ग्रेफाइट। ये दोनों, ये कार्बन का अपर रूप है हीरा, और ये कार्बन है कोयला और ग्रेफाइट। अब देखते हैं कार्बन के यौगिक। कार्बन के अनेक यौगिक हैं जिनकी संख्या बहुत होती है, यानी कि कार्बन है जो अपना, इसके अनेक यौगिक हैं जिनकी संख्या बहुत होती है। चलिए जैसे कि उदाहरण देखते हैं। जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल आदि कार्बन के यौगिक हैं जो बहुत से रासायनिक कार्यों में उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे मीथेन, एथेन, एसिटिक अम्ल, ये कार्बन के हैं यौगिक, लेकिन ये भी बहुत से रासायनिक कार्यों में उपयोग में लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी जो अपने कार्बन यौगिक हैं उनके रासायनिक गुणधर्म, यानी आखिर रासायनिक क्रियाओं के गुणधर्म क्या हैं। चलिए देखते हैं। ऑक्सीकरण, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण। कार्बन अम्लीय पोटेशियम ड्राइकोमेट K2Cr2O7 या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4
की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। यानी कि जब अम्लीय पोटेशियम ट्राइकोमेट या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में यह एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर इसके साथ क्रिया करवाएं या फिर इसके साथ क्रिया करवाएं, ये अम्लीय के साथ क्रिया करवाएं या क्षारीय के साथ, तो ये एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं। यहाँ आप सूत्र भी देख सकते हैं, ये क्षारीय है और ये अम्लीय है। किसी के साथ भी क्रिया करवाएं तो ये एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी यहाँ एथेनॉल है, यहाँ एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, दहन। जब हम कार्बन को जलाएंगे तो क्या होगा, देखिए अब आप, CH4 + 2O2, ठीक है। जब इसको हम दहन करेंगे तो ये बनेगा OC, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, इस O को यहाँ होना था, आप लोग सही कर लेना। CO + 2H2O प्लस ऊष्मा भी निकलेगी और प्रकाश भी निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं। जब कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तो दहन पर ऊष्मा तथा प्रकाश मुक्त करते हैं। यानी कि जब कार्बन के जो यौगिक हैं उनको ईंधन, यानी जैसे कि अपना बस में डीजल हुआ, ट्रैक्टर में डीजल हुआ, गाड़ी में पेट्रोल हुआ, जब ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये सब कार्बन के यौगिक हैं, जब ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये दहन में ऊष्मा मतलब गर्मी, हीट भी, गर्मी भी निकालते हैं, हीट भी निकालते हैं, उसके साथ में प्रकाश भी मुक्त करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यानी वे ऊष्मा, हीट, गर्मी भी देते हैं और उसके साथ साथ ऊर्जा, रोशनी भी देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलती है तो जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होती है। यानी कि जो अपनी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जब इसको अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाएं तो ये जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर, यानी कि जो अपनी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वह जलने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करती है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कार्बन की मात्रा अधिक होती है। यानी कि जो अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है और इसमें कार्बन की मात्रा अधिक नहीं होती। सॉरी, ये जो अपना असंतृप्त है इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है और जो संतृप्त है इसमें कार्बन की मात्रा अधिक नहीं होती है, इसमें कम होती है। इसलिए यह जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। और जिसमें कार्बन की मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है तो उसमें पीली ज्वाला उठती है और धुएं के साथ साथ उठती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कार्बन में सहसंयोजी आबंध। अब देखिए पहले कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो ये देखिए तो है आपका कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी ये इसका प्रतीक हो गया, ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया। वो आप यहाँ भी देख सकते हैं, K का 2 L का 4। चलिए अब देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। कार्बन चतुर्संयोजी है, यानी कि कार्बन, जैसे कि आप में कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन खो दिए तो ना तो वो C4+ धनायन और अगर 4 इलेक्ट्रॉन उसने प्राप्त किए यानी C4+ ऋणायन प्राप्त किया तो ना ही आयनिक, तो वो अगर खोएगा तो भी नहीं आयनिक आबंध बनाएगा और अगर प्राप्त करेगा तो भी आयनिक आबंध नहीं बनाता है।
यानी कार्बन चतुर्संयोजी है। अब 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कराबंध बनाता है। यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा, यानी इसके लिए खोना भी कठिनता है और प्राप्त करने के लिए भी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह ना तो खोता है ना प्राप्त करता है, अपने अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ केवल साझेदारी करके आबंध बना लेता है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। यानी कि अपनी जो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और क्लोरीन, ये सभी भी कार्बन के अतिरिक्त परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया कि ये साझेदारी से आबंध बनाते हैं। जब एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी अब समझिए, जब एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के, यानी चाहे एक प्रकार के हों चाहे विभिन्न प्रकार के हों, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आप H2 हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन परमाणु हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, साझेदारी इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, यानी यहाँ इसने H हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध बना लिया। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन के साथ O2। यहाँ देखिए ऑक्सीजन परमाणु और जैसे कि यहाँ है तो इसने ये आबंध बना लिए ऑक्सीजन अणु। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन अणु है, साझेदारी इलेक्ट्रॉन के जोड़े। अब देखिए ये हो गई साझेदारी के इलेक्ट्रॉन के जोड़े। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्वि आबंध। यहाँ इसने ऑक्सीजन के साथ द्वि आबंध बनाया। चलिए आगे देखते हैं। वह कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, यानी कि अगर कार्बन को सबसे मतलब हर सर्वोत्तमुखी का मतलब कि हर चीज में प्रयुक्त क्यों समझा जाता है। चलिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक प्राकृतिक गैस है। ऊपर मैंने आपको समझाया कि यह एक, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यह भी एक प्राकृतिक गैस है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया कि जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन पृथ्वी पर पाई जाती है, वैसे ही कार्बन पाई जाती है। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। ना तो इस गैस का कोई रंग होता है और ना ही इस गैस की कोई गंध होती है। नहीं तो आपने देखा होगा कि कोई गैस, जैसे अपनी ये खाना बनाने वाली गैस है, अगर इसको अपन खुला छोड़ दें तो उसके जब वो बाहर निकलेगी तो अजीब टाइप की स्मेल आती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी ना तो कोई रंग होता है ना ही कोई गंध होती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। ना तो इसका रंग है ना इसकी गंध है, लेकिन फिर भी जीवन के लिए अत्यावश्यक है। क्यों? सभी सभी सजीवों, पेड़ पौधों, जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। अब देखिए आप, फिर भी ना तो इसका कोई रंग है ना कोई गंध है, लेकिन फिर भी यह पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी गैस है। क्योंकि सभी जीवों, जितने भी सजीव हैं, चलने फिरने वाले जितने भी सब जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। यह मनुष्य हैं,
ये भी कार्बनिक यौगिक, हमारा शरीर भी कार्बनिक यौगिकों का बना है। चलिए आगे देखते हैं। यौगिकों का बना है और कार्बन की मात्रा भू पर पड़ती, यानी जो अपनी पृथ्वी है इस पर कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में, जो खुदाई से हमें कोयला वगैरह, खनिज का मतलब जो हमें खुदाई से कोयला वगैरह ये प्राप्त होते हैं, कोयला भी तो कार्बन ही का रूप है। तो ये है खनिज के रूप में 0.02% है तथा वायुमंडल में, अब देखिए ये हो गई खनिज के रूप में, जैसे कि अपना कोयला हुआ ये भी कार्बन का ही रूप है, ये है 0.02% तथा वायुमंडल में 0.03% गैस है। जो अपना वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 0.003% उपस्थित है, इसलिए कार्बन की प्रकृति सर्वोत्मुखी है। चलिए अब आगे देखते हैं कार्बन की यौगिक। जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो पृथ्वी पर रहने वाले हर सजीव, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक है। और कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इनकी संख्या प्रकृति में 10 लाख से भी अधिक है, जिसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। अब देखिए आप, यानी जो अपनी जीवन पद्धति है इसमें भी कार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि इसकी जो यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, इनकी इतनी संख्या है कि 10 लाख से भी अधिक हैं, जिनके कुछ उदाहरण आप हम नीचे देख सकते हैं, जैसे कि वसा, ये भी कार्बन का यौगिक है। प्रोटीन, ये भी कार्बन का यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बन का यौगिक है। न्यूक्लिक एसिड, ये भी कार्बन का यौगिक है। अब देखिए आप, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था कि हमारा शरीर भी कार्बन का बना है, अब मैं आपको समझाता हूँ। हमारे शरीर में वसा होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, हम जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो पहले कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हमारा शरीर हुआ कार्बन का बना कि नहीं हुआ, बोलिए। बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमारा शरीर भी कार्बन का बना है। चलिए आगे देखते हैं संतत्व और असंतत्व कार्बनिक यौगिक। संतत्व कार्बनिक यौगिक, जब कार्बन यौगिकों में सभी परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच बने आबंध से संतुष्ट होती है, या कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिकों को संतत्व कार्बन यौगिक कहते हैं। यानी कि साधारण भाषा में बोलें तो जो अपने कार्बन के यौगिक हैं, जब यह परमाणुओं की संयोजकता उनके बीच जब कोई आबंध बना लेती है और उससे संतुष्ट भी होती है, और या कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एक आबंध जुड़े, तो उसे कार्बन के यौगिकों को संतत्व कार्बन यौगिक कहते हैं। यानी कि अगर केवल एक आबंध बने तो वह संतत्व कार्बन यौगिक है। उदाहरण भी देख लीजिए आप, मीथेन, ईथेन आदि। चलिए अब देखते हैं असंतत्व यौगिक। जब कार्बन परमाणुओं के मध्य 2 या 3 आबंध बनते हैं और प्रत्येक कार्बन एक अलग परमाणु से बंधा नहीं होता है, तो उसे असंतत्व कार्बन यौगिक कहते हैं। अब देखिए संतत्व कार्बन यौगिक में क्या था, वहां एक बंध बनाता था तो वह संतत्व कार्बन यौगिक था, लेकिन यहाँ 2 या 3 आबंध बनाते हैं और प्रत्येक कार्बन एक अलग परमाणुओं से बंधा नहीं होता, तो उसे असंतत्व कार्बन यौगिक कहते हैं। यानी अगर एक आबंध बनाए तो वह संतत्व कार्बन यौगिक, अगर 2 या 3 आबंध बनाए तो वह असंतत्व कार्बन यौगिक होगा। उदाहरण भी देख सकते हैं आप, बेंजीन, एसिटिक एसिड आदि। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कार्बन श्रृंखला। आखिर कार्बन श्रृंखला क्या है? जब कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ मिलकर आबंध बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को कार्बन की श्रृंखला कहते हैं।
और कार्बन में आबंध बनाने की यह अद्वितीय क्षमता होती है। इसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, यानी कि जब कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ मिलकर आबंध बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को कार्बन की श्रृंखला कहते हैं। और कार्बन में आबंध बनाने की यह अद्वितीय क्षमता होती है, यानी अद्वितीय अद्भुत ताकत होती है। और इसमें बड़ी संख्या में अणु भी बनते हैं। जब कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ मिलकर आबंध बनाती है तो इसमें बड़ी संख्या में अणु भी बनते हैं। उदाहरण आइसोब्यूटेन। चलिए अब देखते हैं विषम परमाणु। जब श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, तो ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। उदाहरण भी देखिए आप, मीथेन CH4, यानी कि जब श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, यानी जो अपनी श्रृंखला होती है इसमें हाइड्रोकार्बन तत्व हैं जो, वो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित यानी अपने स्थान से हटा दें तो और ये हटाने के बाद भी कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, तो ऐसे यौगिकों को हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले, अब जैसे कि हाइड्रोजन को अपने स्थान से प्रतिस्थापित कर दिया, तो जिन यौगिकों ने प्रतिस्थापित किया है उन्हें ही हम विषम परमाणु कहते हैं। जैसे उदाहरण मीथेन CH4। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं समजातीय श्रेणी। कार्बन यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का समूह प्रतिस्थापित करता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि अपनी प्रतिस्थापित करने का मतलब अपनी स्थान से हटाकर दूसरी जगह स्थापित कर देना। अब इसमें क्या है, कार्बन यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का समूह प्रतिस्थापित करता है, यानी कि एक ही प्रकार का समूह होना चाहिए, वह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कि वहाँ मीथेन ने प्रतिस्थापित किया था, अगर मीथेन समूह द्वारा अगर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए अल्केन। चलिए अब देखते हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, यानी जो कार्बन यौगिकों की नाम की जो पद्धति है वह कैसी है। चलिए देखते हैं। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति में हम सबसे पहले यौगिकों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या गिनते या पता कर लगाते हैं। फिर यदि 2 कार्बन परमाणु हो तो यौगिक का नाम एथेन होगा, और अगर 3 कार्बन परमाणु हो तो यौगिक का नाम प्रोपेन होगा, और अगर 4 कार्बन परमाणु हो तो यौगिक का नाम ब्यूटेन होगा। यानी सबसे सरल कि अगर जैसे कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति है, यानी अगर जब कार्बन यौगिकों को नाम दिया गया था तब देखा गया था तो सबसे पहले तो उसमें परमाणुओं की संख्या का पता लगाया गया था कि किस कार्बन यौगिक में परमाणुओं की कितनी संख्या है, उसके बाद नाम दिया गया था। यानी कि अगर किसी कार्बन यौगिक में 2 कार्बन परमाणु हैं तो उस यौगिक का नाम एथेन हो गया, मतलब उसको नाम एथेन दिया गया। और अगर किसी कार्बन में परमाणुओं की संख्या 3 है तो उसे नाम प्रोपेन दिया गया। और अगर 4 कार्बन परमाणु हैं, यानी कि अगर किसी कार्बन यौगिक में 4 कार्बन परमाणु हैं तो उसे ब्यूटेन नाम दिया गया। चलिए अब आगे देखते हैं साबुन एवं अपमार्जक। साबुन, सबसे पहले देखिए आखिर साबुन किसे कहते हैं और साबुन कैसे बनता है।
जो पदार्थ केवल मेदु जल में सफाई करते हैं, यानी कि जो पदार्थ, मेदु का मतलब है मीठा अच्छा पानी, उसमें सफाई करते हैं, और लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण से बनाए जाते हैं, तो उसे साबुन कहते हैं। यानी जो अपना साबुन है वो केवल मेदु जल में धुलाई कर सकता है, और यह लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवणों से बनाए जाते हैं, तो उसे साबुन कहते हैं। यहाँ आप साबुन का उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि CH17H35 COO Na+। चलिए अब देखते हैं अपमार्जक। वैसे भी अगर आप साधारण भाषा में समझें तो साबुन में से प्राकृतिक तेल और वसा, इससे भी साबुन बनाया जाता है। चलिए अब अपमार्जक को देखते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को संक्षिप्त से संक्षिप्त नोट्स बना के दूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। चलिए अब अपमार्जक देखते हैं। जो पदार्थ कठोर और मृदु दोनों में सफाई करते हैं और लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनिया या सल्फेट लवण से बनाए जाते हैं, तो उसे अपमार्जक कहते हैं। यानी कि वहां आपने देखा जो अपना साबुन था वो केवल मृदु जल में सफाई करता था, और वो सोडियम, यहाँ देखिए आप, और वो सोडियम और पोटेशियम लवण से बनते थे। लेकिन जो अपना अपमार्जक है ये दोनों में सफाई कर सकता है, या कठोर जल में भी सफाई कर सकता है और मृदु जल दोनों में सफाई कर सकता है, और यह अमोनिया सल्फेट लवण से बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं अपमार्जक का सूत्र CH3CH2 10 CH2O SO2 O Na+। ये अपना साबुन का सूत्र है। ये अपना साबुन का सूत्र है। चलिए, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को मैं हर विज्ञान के हर अध्याय का वीडियो बिल्कुल संक्षिप्त से संक्षिप्त में बना के दूंगा, और साथ में समझाऊंगा भी, जिससे आप लोगों का समय भी बचे और चैप्टर समझ में भी आए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियो आते हैं उनकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच चुके। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।